वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 200 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 200 तक पहुँच सकते हैं। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिरोही पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर या अंटार्कटिका? सिरोही पॉइंट यह है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सिरोही पॉइंट का नाम जो है गिरिराज सिंह सिरोही के नाम पर रखा गया था। और गिरिराज सिंह सिरोही अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वहां पर 100 दिन तक शोध कार्य किए थे अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट उपरोक्त में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? बताइए। देखिए, रूपांतरित या कायांतरित एक ही बात है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और होती हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण इन दोनों के मिलने से बनता है। फिलहाल ये तीनों की तीनों रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, क्वार्टजाइट, नीस और सिस्ट। तो क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण जो है सैंड स्टोन के रूपांतरण से होता है, और नीस का निर्माण अवसादी अथवा आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से होता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट पाए जाते हैं। तो आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवनें। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है? देखिए, यह हमारी सुंदर सी पृथ्वी, बीच में एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री से 15 डिग्री ऊपर तक या 30 डिग्री अक्षांश ऊपर नीचे दोनों गोलार्ध में जो है जो क्षेत्र होता है उसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। और भूमध्य रेखीय उच्च दाब क्षेत्र होता है, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है, और यह उच्च वायुदाब क्षेत्र है। नंबर 5 पर आ जाइए। चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है? चोमोलुंगमा स्थित है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है वो चोमोलुंगमा कहा जाता है। अब चोमोलुंगमा है कहाँ पर? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नंबर 6 पर आ जाइए। ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्कीमो वस्त्र के रूप में करते हैं? एस्कीमो जो एक जनजाति है वस्त्र के रूप में करती है। इनमें से किस खाल के जानवर का? ठीक है, रेंडियर, ठीक है, कैरिबो, ए से हो जाएगा इसका। तो कैरिबो एक किस्म का रेंडियर होता है। यह मुख्यतः ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उत्तरी यूरोप, रूस के साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सही जोड़े को चुनना है आपको। मार्बल के सामने रूपांतरित चट्टान लिखा है, और सेल खरी के सामने अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, और स्लेट के सामने लिखा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। बताने के इनमें से कौन सा सही है? सारे सही हैं क्या? ये सारे तो सही नहीं है, क्योंकि स्लेट और सेल खरी अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय नहीं। गलत है ये वाला स्टेटमेंट। हाँ, मार्बल रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान है, सिस्ट नीस रूपांतरित चट्टान है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। तो मार्बल एक किस्म की रूपांतरित चट्टान है। इसका निर्माण जो है अन्य चट्टानों में तापमान व दबाव के प्रभाव के कारण होता है। देखिए, बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानें जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, पैग्माटाइट आग्नेय चट्टान है, डायोराइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेवो आग्नेय चट्टान है। और जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट हो गया, ठीक है, और कांग्लोमेरेट हो गया, नमक की चट्टान हो गई, सेल खरी हो गई, ये सब जो है अवसादी चट्टानें हैं।
ठीक है, स्लेट है अवसादी चट्टान, नीस और सिस्ट वो अलग चीज़ है, वो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, नीस हो गई, सिस्ट हो गई, मार्बल हो गई, क्वार्टजाइट, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है एक शब्द होगा और उसकी आगे डेफिनेशन होगी। यूपीएससी अधिकतर इंटरचेंज करती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो एक है लेकोलिथ, एक है लेपोलिथ, और इसके अलावा एक होता है फैकोलिथ। तो जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदकार रूप में जो है जम जाता है तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा जमकर तस्करी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है और उसे जो है वो लेपोलिथ कहते हैं। और लेपोलिथ जो है वो दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ये फिलहाल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इंटरचेंज करके इनको करेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं। तो दोनों के दोनों सही हो गई है। इसके अलावा होता है एक फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे बोलते हैं फैकोलिथ। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करेंगे। एक है सिल और दूसरा डाइक। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं, और जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये भी दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो सिल की बात करें तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। डाइक की बात करें, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसको डाइक कहते हैं। लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है? लिथोस्फीयर की मोटाई है 200 किलोमीटर। तो लिथोस्फीयर में पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल किया जाता है। इसकी औसत मोटाई लगभग 200 किलोमीटर है। नंबर 11 पर आ जाइए। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है किएल नहर। ठीक है, यह कील नहर भी कहीं कहीं लिखा होता है इसको। तो किएल नहर या कील नहर जर्मनी में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है और इस नहर का निर्माण 1895 में हुआ था पूरा। 12वां प्रश्न है, चक्रवात या साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, यह है अपनी प्यारी सी पृथ्वी, वी से एक रेखा खींचेंगे। 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो चक्रवात यहाँ भी आते हैं, चक्रवात यहाँ भी आते हैं, प्रति चक्रवात यहाँ भी आते हैं, प्रति चक्रवात यहाँ भी आते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इनकी दिशा, तो सही पहला वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर जो चक्रवात होते हैं उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो उनकी दिशा होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो जैसा साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में करेगा वैसा साइक्लोन उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में करेगा। ठीक है, तो साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ए सही है फिलहाल। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज हो गया ये और एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। कैप कैनेडी का पूरा नाम क्या था? कैप कैनेडी का पूरा नाम था केप ऑफ गुड होप। तो कैप कैनेडी जो है वो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। यह स्थान रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 14 पर आ जाइए। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है इसमें? भारत तो है नहीं, फिर कौन सा है? देखिए, एस्बेस्टस सिलिकेट खनिज से निर्मित होता है और रूस जो है विश्व के कुल 55% एस्बेस्टस का उत्पादन करता है, तो रूस है। नंबर 15 पर आ जाइए। फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा की बात हो रही है, जैसे कि मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वैसे ही सिग्रिफाइड जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो देखिए, यह जो है हिंडनबर्ग रेखा का हिस्सा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह रेखा अस्तित्व में आई थी
और इसके अलावा जो ऑप्शन में डी में दे रखी थी 49वीं समानांतर रेखा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक सीमा रेखा है। अगर नाम और सीमांकन राष्ट्र की हम बात करें तो एग्जाम में पूछ लेता है कहीं ना कहीं। देखिए जो 17वां समांतर रेखा है या 17वीं समांतर रेखा वो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच है। जो 20वीं समांतर रेखा है वो लीबिया और सूडान के बीच है। जो 25वीं समांतर रेखा है वो मॉरिटानिया और मलिक के बीच है। जो 31वीं समांतर लाइन है वो ईरान और इराक के बीच है। जो 38वीं समांतर लाइन है वो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच है। ये इंपॉर्टेंट है। एक डूरंड बड़ी फेवरेट एग्जाम में बहुत पूछते हैं। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान लाकर गलत कर देते हैं कुछ लोग। एक हिंडनबर्ग रेखा है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना हो गई। मेजिनाट जो लाइन है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, इंपॉर्टेंट है। और मेन नेयरहाइम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, सभी को पता होगी। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी के बीच हो गई सिग्रिफाइड रेखा। और लेबनान और इजराइल के बीच है नीली रेखा। नंबर 16 पर आ जाइए। महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत मौजूद है? 97%। देखिए पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है। बचपन में पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासों में। इसमें महासागर का योगदान अपेक्षाकृत अधिक है। अपेक्षाकृत नहीं, महासागर का योगदान इसमें अधिक है। पृथ्वी के कुल जल भंडार का 97% जल महासागरों में विद्यमान है और यह जल अपेक्षाकृत लवणीय है। महासागरों में कुल जल की मात्रा 1.50 अरब क्यूबिक किलोमीटर है और महासागर की औसत गहराई है 3700 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भूगोल में ओ क्षितिज, पी क्षितिज और ए क्षितिज किसकी परतें हैं? महासागर की, वायुमंडल की, चट्टान की या मृदा? ओ क्षितिज, पी क्षितिज, ए क्षितिज, ये मृदा की परतें हैं, मृदा। तो देखिए मृदा क्षितिज से तात्पर्य मृदा के तल के समांतर स्थित उन स्तरों से है जिनकी भौतिक विशेषताएं अपने ऊपर तथा नीचे स्थित स्तरों से अलग होती हैं। और हर तरह की मिट्टी में कम से कम एक क्षितिज होता है, किंतु इनकी संख्या प्रायः 3 या 4 होती है। नंबर 18 पर आ जाइए। सिलिका के क्रिस्टलीकरण के द्वारा सैंड स्टोन में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ निर्मित होता है? कौन सा? क्वार्ट्जाइट, जेनेसिस, मार्बल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका उत्तर है क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट एक कठोर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है जो मूल रूप से सैंडस्टोन होती है। दाब तथा ताप के प्रभाव से सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का ज्वारंद मुख सबसे लंबा है? इनमें से सबसे लंबा ज्वारंद मुख है ओब नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ओब नदी रूस के पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है और यह विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 3650 किलोमीटर। 20वां प्रश्न है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है रखता है? देखिए ब्राज़ील चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत जो है चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और ब्राज़ील के बाद भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। चक्रवात के केंद्रीय भाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? गरज से उठता हुआ तूफान, हल्की हवाएं व साफ आकाश, चक्रवात में सबसे खराब मौसम और तेज गति युक्त पवनें। चक्रवात के केंद्रीय भाग के बारे में यहाँ सही हो जाएगा, हल्की हवाएं चलती हैं और साफ आकाश रहता है। बी है इसका आंसर। तो देखिए साइक्लोन या चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। चक्रवात के केंद्रीय भाग में मौसम काफ़ी शांत होता है। यह चक्रवात का एकमात्र ऐसा भाग होता है जहां आसमान साफ होता है और चक्रवात के केंद्रीय भाग का क्षेत्र 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। मध्य एशिया में किस पर्वत श्रृंखला पर रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान इकट्ठा होते हैं? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला बताइए इनमें से? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत श्रेणी में रूस, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान की सीमा मिलती है
और इस पर्वत की लंबाई लगभग 1200 मील है। नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ? कौन सा समझौता था ये? केप डेविड समझौता, ओस्लो समझौता, शाम एल शेख मेमोरेंडम या लंदन समझौता? इस तरह के प्रश्न कुछ ऊटपटांग से लगते हैं लेकिन एग्जाम में मिलते हैं कभी कभी। बताइए किस समझौते के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ओस्लो समझौता। तो ओस्लो समझौता इजराइल और फिलिस्तीन ने वर्ष 1993 में वॉशिंगटन में हस्ताक्षर किया था। नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे ट्रूशियल स्टेट कहा जाता है? ट्रूशियल स्टेट यूएसए, यूएई, मिडिल अफ्रीकन कंट्रीज या कैरेबियन कंट्रीज? ट्रूशियल स्टेट है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पर्शिया की खाड़ी में वे देश जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें ट्रूशियल स्टेट कहा जाता है। और वर्तमान में यह जो है एक ही देश संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? संयुक्त अरब अमीरात। नंबर 25 पर आ जाइए। ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? किस कॉन्टिनेंट में स्थित है ब्लेडो? ब्लेडो है यूरोप में। तो ब्लेडो मरुस्थल जो है यूरोप में स्थित है, यानी यूरोप में भी कहाँ पूछा जाए तो पोलैंड में। और इस मरुस्थल का निर्माण प्राकृतिक कारणों की बजाय मानवीय गतिविधियों से हुआ है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों से हुआ है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमने कवर किए कम से कम 25 प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और यूपीपीसीएस की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी बीपीएससी वाले इस सीरीज़ से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।